जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोर योरसेल्फ पर। केमिस्ट्री सेक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश टैट मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए, साथ में ही हिमाचल प्रदेश टीजीटी मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के लिए ही ये वीडियो लेक्चर इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए आज का हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 पॉजिटिव इज। तो ऑक्सीजन का कैटाइन है हमारे पास, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताना है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है। इस तरफ हमारे पास आ जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस तरफ आ जाता है बॉन्ड ऑर्डर। तो ध्यान रखना, अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 14, तो उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर हमारा रहता है 3। उसके बाद जैसे जैसे हम 14 से ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से हमें कम करना होता है। यहाँ पे 13 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये हमारा 11 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा। नीचे की तरफ जाएंगे तो 15 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 17 और ये 18 आ जाएगा। 13 के लिए इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2.5 बॉन्ड ऑर्डर रहता है, 12 के लिए 2 बॉन्ड ऑर्डर रहता है, 11 के लिए 1.5 रहता है और 10 के लिए 1 रहता है। इससे पीछे जाएंगे 9 के लिए 0.5 रहेगा और 8 के लिए 0 रहेगा। ध्यान रखना, जब भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, वो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। 15 के लिए भी ऐसे ही करेंगे। अब नीचे की तरफ जा रहे हैं तो 0.5 डिक्रीज कर देंगे, तो यहाँ पे 15 के लिए 2.5 हो जाएगा, 16 के लिए 2 हो जाएगा, 17 के लिए 1.5 रहेगा और 18 के लिए 1 रहेगा। अब हमें देखना है ये जो है हमारा O2 पॉजिटिव कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, यहाँ पे ये 2 जो है वो नीचे होगा। ठीक, अब देखो 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे के लिए भी 8 आएंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? बोलेंगे सर ये तो 16 हो गए। ठीक है, अब ये पॉजिटिव आया, पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया गया है, तो जब -1 कर देंगे तो कितना बन जाएगा? ये 15 बन जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने आ गए? बोलेंगे सर 15 आ गए, और 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा? 2.5 रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2.5। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरह का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 32, इन होमोलोगस सीरीज द 2 कंसेक्यूटिव कंपाउंड्स डिफर बाय। एक होमोलोगस सीरीज है, होमो का मतलब हो गया सेम तरह की सीरीज। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3 CH2 CH2 CH3, और उसके बाद मैंने लिख दिया CH3 CH2 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 CH3। ये जो सीरीज बनी हमारे पास, इन दोनों की बात करेंगे तो ये कैसी है? ये होमोलोगस सीरीज है। अब इसमें 2 कंसेक्यूटिव कंपाउंड्स डिफर किसमें होंगे? अब देखो यहाँ पे डिफरेंस किसमें हमें देखने को मिल रहा है? यहाँ पे हमारे पास टर्मिनल कार्बन और टर्मिनल कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पे भी टर्मिनल कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है। लेकिन अगर मैं बीच वाले कार्बन की बात करूं तो यहाँ पे मुझे CH2 नीचे वाले में भी CH2 देखने को मिल रहा है। तो डिफर किसमें हुआ भैया? यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा CH2 आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CH2 ग्रुप, जिसको कि हम क्या बोल सकते हैं? मिथाइल ग्रुप भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेलेचाइट इज एन ओर ऑफ। मेलेचाइट किसका ओर होता है? ध्यान में बात रखना, ओर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये वाला टॉपिक आप बिल्कुल करेक्ट कर लें और क्वेश्चन जरूर बनेगा। मेलेचाइट की बात करूं तो ये जो है हमारा कॉपर का ओर होता है, और इसका फॉर्मूला देखना चाहें तो Cu2CO3OH ट्वाइस, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो कॉपर आ गया इसमें, कॉपर यानी कि ये कॉपर का ओर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 34, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन इथाइलिन इज यूज्ड इन। कहाँ पे यूज किया जाता है? नॉन स्टिकी कुकिंग पैन्स, या फिर बेसेमेर कन्वर्टर, या फिर ब्लीचिंग पाउडर, या फिर कार इंजन में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉन स्टिकी कुकिंग पैन्स में यूज किया जाता है। तो हम कोटिंग करते हैं, जो कोटिंग होती है वो किसकी होती है? PTFE की होती है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन की, जिसको और क्या बोला जाता है? टेफ्लॉन भी बोला जाता है। टेफ्लॉन पॉलीमर से
100% 2 क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं, तो पॉलीमर वाला चैप्टर भी आप अच्छे से कवर करिएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, द रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? जब हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा, ये आ गया हमारा अल्कोहल, अल्कोहल रिएक्ट करता है किसके साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो हमें क्या देखने को मिलता है? हमें एस्टर देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, एस्टर, और साथ में वाटर भी देखने को मिलता है। ठीक हो गया, तो ये एस्टरीफिकेशन रिएक्शन होता है, हमें प्रोडक्ट जो है वो एस्टर मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, दैट इज एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। और इसको एक और नाम भी बोला जाता है, इसका नाम होता है फिश्चर एस्टरीफिकेशन, फिश्चर एस्टरीफिकेशन। तो इस नाम को भी आप ध्यान में रखिएगा, एग्जामिनर पूछ भी सकता है। आगे देखें, अगला प्रश्न 36वां आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, इनमें से किसकी सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगी? ठीक है, चलिए चलो इनको देख लेते हैं। हमारे पास है CCl4, CCl4 इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा। तो देखो, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये बाहर की तरफ जाएगी डाइपोल, यहाँ पे भी बाहर की तरफ, यहाँ पे बाहर की तरफ, यहाँ पे भी, ओवरऑल ये बैलेंस हो जाएगा, तो इसकी डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 हमें देखने को मिलती है। और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू Q इंटू आर। क्यू क्या होता है? चार्ज होता है, और आर जो है वो डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम होता है। अगर मैं बात करता हूं CH2Cl2 की, तो यहाँ पे किस तरह से इसकी जो डायपोल मोमेंट होगी वो कैसी होगी? ये भी एक सिमेट्रिकल बोलेंगे, सिमेट्रिकल हो जाएगा, है ना। तो इनकी जो डायपोल मोमेंट होगी वो कुछ ना कुछ तो जरूर होगी, जिस तरह से ये हमने बना दिया, या इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। Cl2 आ गया, Cl2 आ गया, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे भी H आ गया, तो ये अंदर की तरफ जाएगा, ये अंदर की तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, तो इसकी भी डायपोल मोमेंट होगी। और अगर मैं CH3Cl की बात करूं, इसकी भी डायपोल मोमेंट होगी, CH3 की भी कोई ना कोई क्या होगी? डायपोल मोमेंट होगी। लेकिन सबसे ज्यादा किसकी होगी? तो सबसे ज्यादा वाला आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 37th क्वेश्चन की। 95% इथाइल अल्कोहल इज कॉल्ड, 95% इथाइल अल्कोहल को क्या कहा जाता है? पावर अल्कोहल, मिथाइलेटेड सिप्रेट, एब्सोल्यूट अल्कोहल, या फिर रेक्टिफाइड सिप्रेट? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेक्टिफाइड सिप्रेट इसको कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे 38, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज फाउंड इन, मैक्सिमम परसेंटेज, सबसे ज्यादा परसेंटेज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की किसमें देखने को मिलती है? अब देखो, फैटी एसिड ऑयल्स की बात होगी, बिल्कुल ठीक है, सारे के सारे ऑयल्स ही हैं। यहाँ पे देखो, कोकोनट ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, और ग्राउंडनट ऑयल है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सोयाबीन ऑयल, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके पास सबसे ज्यादा परसेंटेज होती है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। Move to next question. How many ions are produced from the complex? तो कॉम्प्लेक्स हमें दिया हुआ है, कोबाल्ट है, अमोनिया 6 है, और क्लोरीन 2। तो जब ये आयंस देगा तो किस तरह से टूटेगा? अब ये देख लेते हैं। जब ये टूटेगा तो हम बोलेंगे कोबाल्ट आ जाएगा भैया, NH3 6 बार लगा दिए। ये क्लोरीन का 2 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको हम 2 पॉजिटिव लिखा जाएगा, 2 पॉजिटिव लिखेंगे इसको, ये कॉम्प्लेक्स बन गया हमारा 2 पॉजिटिव। और साथ में हमें क्लोरीन आयन देखने को मिलेगा, जो कि संख्या में कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, तो देखो 2 क्लोरीन मिले हमें, बोलेंगे सर ठीक है 2 आयन तो ये मिल गए, और 1 आयन कॉम्प्लेक्स ये मिला, तो एक टोटल कितने हो गए? बोलेंगे सर 3 हो गए, तो 3 आयन्स हमें देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं 40th, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, ये तो सभी को पता होगा, मेल्टिंग पॉइंट, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? आइस का मेल्टिंग पॉइंट, तो बोलेंगे सर ये तो 0 डिग्री होता है, बिल्कुल ठीक है भैया, लेकिन केल्विन में पूछा है, तो जब हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? प्लस में
273.16 कर देंगे, बोलेंगे बिल्कुल ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 273.16, या कभी कभी आपको 273.15 भी देखने को मिल सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये दोनों ऑप्शन में होते तो आपको लगाना चाहिए था 273.15 केल्विन। आगे बढ़ते हैं। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज, बोरेक्स का एक्वस सोल्यूशन कैसा होता है? अगर मैं बोरेक्स की बात करूं तो बोरेक्स क्या होता है, बोलेंगे सर ये तो हमारे पास सोडियम का कंपाउंड होता है, सोडियम टेट्राबोरेट जिसको बोला जाता है, सोडियम टेट्राबोरेट। ओके, बोलेंगे ठीक है सर। तो ये किस तरह का होता है? बेसिक इन नेचर होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बेसिक नेचर का होता है। अगर मैं इसकी पीएच की बात करूं तो इसका पीएच जो है वो अप्रोक्सीमेटली 9 के आसपास होता है। तो 9 वाले कैसे होते हैं? बोलेंगे सर बेसिक होते हैं। आगे देखेंगे, अ रिएक्शन ए प्लस बी it gives C plus D plus Q is found to have a positive entropy change। एंट्रोपी की बात कर रहा है ये, तो एंट्रोपी चेंज जिसको हम बोलते हैं डेल्टा एस, ये पॉजिटिव में है मतलब कि 0 से ज्यादा होगी, बोलेंगे बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं बात करूं हमारी गिब्स फ्री एनर्जी की, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस ई डेल्टा एस होता है। अगर मेरे पास डेल्टा एस यानी कि एंट्रोपी पॉजिटिव में है, ध्यान देना एंट्रोपी पॉजिटिव में है, तो ये वाली वैल्यू जो है वो कैसी आएगी? ज्यादा नेगेटिव आएगी। बोलो बात ठीक है। अगर डेल्टा एस ज्यादा है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा होगी, तो ये नेगेटिव में और बढ़ेगा, ठीक है। तो ये स्पॉन्टिनिटी को फेवर करेगा, स्पॉन्टिनिटी, ठीक है, बोलेंगे बिल्कुल सर ठीक है। तो ये जो होता है वो हाई टेम्परेचर पे पॉसिबल होता है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा, पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर। तो आपको जब भी देखने को मिलेगा कि डेल्टा एस जो है वो 0 से ज्यादा है, पॉजिटिव में है, तो आप बोलेंगे ये कंडीशन हमें हाई टेम्परेचर पर देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज, ये तो सभी को पता होना चाहिए भाई, विस्कोसिटी की यूनिट्स क्या होगी? बोले पॉइज, किलोमीटर तो होती नहीं है, मीटर पर सेकंड भाई वेलोसिटी की होती है, डाइंस तो भाई ये तो हमारा वर्क की होती है, ठीक। तो पॉइज बिल्कुल सही हो जाएगा, पॉइज ये विस्कोसिटी के यूनिट्स हैं। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज स्ट्रांगली एसिडिक, इनमें से कौन सा ऑक्साइड एसिडिक है और कैसा? स्ट्रांगली एसिडिक है। ओके, चलो भाई, तो ऑप्शन में देखो P4O6 SO3 आ गया, Cl2O7 आ गया, Al2O3 आ गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, जो SO3 है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो अगर मैं बात करूंगा जब भी SO3 रिएक्ट करता है किसके साथ? वाटर के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा? H2SO4 देखने को मिलेगा। और H2SO4 हम सभी को पता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, द फॉर्मूला ऑफ इप्सम साल्ट इज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होता है। इप्सम साल्ट का फॉर्मूला अगर मैं बात करूं ये होता है MgSO4.7H2O। तो जो भी इस तरह का दिख रहा है ऑप्शन में वो टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी हमें देखने को मिल रहा है। कभी कभी जो है इप्सम साल्ट का नाम भी पूछ लिया जाता है कि भाई इसका नाम क्या होता है, तो ध्यान रखना नाम है इसका मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट। मैग्नीशियम Mg के लिए आ गया, सल्फेट SO4 के लिए आ गया, हेप्टा आ गया हमारा 7 के लिए, और हाइड्रेट आ गया वाटर के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, द रीजन क्लोजेस्ट टू अर्थ सरफेस इज, कौन सा रीजन अर्थ के सरफेस के सबसे पास है? ट्रोपोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर या फिर स्ट्रेटोस्फियर? भाई सबसे
पहली बात जो है ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन आया है। ये हमारा अर्थ है, मान लेते हैं ये हमारी अर्थ की सतह है, ये लैंड सरफेस है। इसके बाद कौन सा आएगा, जो हमारे लेयर आती है वो आती है ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। फिर उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में ही हमें ओजोन लेयर भी देखने को मिलती है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, ओजोन लेयर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो देखो अर्थ के लैंड पे सबसे क्लोजेस्ट जो है वो ट्रोपोस्फियर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा इस प्रश्न का। आगे बढ़े, चलिए। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस। जब भी 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो रेट कैसा हो जाता है, रेट हमारा हो जाता है डबल हो गया। देन ऑन 60 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज बाय अबाउट। तो अगर मैं बात करता हूं 60 डिग्री के ऊपर, तो 60 डिग्री के ऊपर कितना इंक्रीज आएगा, ये बात यहाँ पे बोली गई है। देखो इसके लिए सिंपल सी बात होती है, हमें n की वैल्यू निकालनी होती है, इसको हम 2n से डिनोट कर सकते हैं। और ये जो n होता है इसकी वैल्यू कहाँ से आती है, n इज इक्वल टू बोलेंगे जो भी हमें गिवन टेम्परेचर दिया हुआ है, गिवन टेम्परेचर अपॉन में जो हमारा टेम्परेचर है जिसके ऊपर राइज कर रहा है, यानी कि 10 डिग्री। तो गिवन टेम्परेचर है 60 अपॉन में 10 आ जाएगा, ये आगे 6। अब n की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 6, 2 की पावर 6। जब 2 की पावर 6 को हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 64। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 64 टाइम्स। इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 देखें, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ। बेकिंग पाउडर किसका मिक्सचर है, ये नॉन मेडिकल वाले सेट में भी हमने किया था, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन, और देखो मेडिकल में भी पूछा हुआ है। तो बोलो बेकिंग पाउडर किसका मिक्सचर होता है, बोलेंगे सर इसमें एक तो हमारा बेकिंग सोडा आता है, बेकिंग सोडा, साथ में टार्टरिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड। ऑलराइट, बोलेंगे ठीक है सर। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है ये वाली बात, तो बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड ये मिक्स करेंगे तो हमें बेकिंग पाउडर देखने को मिलेगा। आगे देखें 49th, ड्यूरिंग कंबशन ऑफ ग्लूकोज विच प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। जब ग्लूकोज की कंबशन की जाती है, ग्लूकोज को जलाया जाता है, तो हमें क्या प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। तो देखो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपने सुनी होगी, क्या होती है फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट विल गिव्स ग्लूकोज, या बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, साथ में हमें ऑक्सीजन गैस देखने को मिलती है। अब जब भी कंबशन होती है तो कंबशन होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये आ गया हमारे पास ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या कर रहा है, बर्न कर रहा है। बोलेंगे ठीक है, तो बर्न करेगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड साथ में वाटर देखने को मिलेगा, ये प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। ओके, बोलेंगे ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में ये हमें देखने को मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड साथ में वाटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखें 50th क्वेश्चन, सिल्वर मेटल मेड ज्वेलरी बिकम डार्क। सिल्वर से बनाई गई, चांदी से बनाई गई ज्वेलरी जो है वो काली हो जाती है, डार्क हो जाती है। कॉपर मेड यूटेंसिल्स बिकम ग्रीन। कॉपर के बर्तन जो हैं वो ग्रीन हो जाते हैं। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस से। तो देखो इनके ऊपर लेयर बन जाती है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन होती है। तो ऑक्सीडेशन, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखें, क्रोजन, इसको क्या बोलते हैं हम, क्रोजन बोलते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जंग लगना, उसी तरह जब मेटल को जंग लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्रोजन बोला जाता है, क्रोजन। तो ये आप ध्यान में रखिए। आगे देखें 51, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विल शो लीस्ट रिएक्टिविटी विद वाटर। इनमें से कौन सा मेटल सबसे कम रिएक्टिविटी शो करता है वाटर के साथ।
ठीक है जी। तो देखो कैल्शियम तो ठीक है भैया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ये तो ठीक बात है। सोडियम भी रिएक्ट करता है, NaOH बना देता है। अगर मैं बात करता हूं कि एल्यूमिनियम ये भी हमारे बना देते हैं, Al2O3 ऑक्साइड्स बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है। और कॉपर की बात करेंगे, यही इसका सही आंसर होता है, ये सबसे कम रिएक्ट करता है वाटर के साथ। तो देखिएगा, अगर मैं गोल्ड की बात करता हूं, अगर मैं सिल्वर की बात करता हूं, अगर मैं कॉपर की बात करता हूं, अगर मैं प्लेटिनम की बात करता हूं, तो ये सबसे कम रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। गोल्ड तो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, नॉट रिएक्ट। एजी कर लेता है लेकिन बहुत कम, कॉपर कर लेता है बहुत कम, प्लेटिनम भी बहुत ही कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 क्वेश्चन, जनरली सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। सल्फाइड ओर्स को कन्वर्ट करने के लिए मेटल ऑक्साइड में तो कौन सी प्रोसेस का यूज किया जाएगा? भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रोस्टिंग, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मेटलर्जी वाले चैप्टर से दो क्वेश्चन हमें देखने को मिल गए, एक ओर से क्वेश्चन था और एक ओर्स से क्वेश्चन। चलें देखें आगे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनमें से कौन सा पेयर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। चलो यहां पे देख लेते हैं, NaCl सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल। भैया हमने NaCl सोल्यूशन लिया, साथ में ले लिया कॉपर मेटल, क्या ये डिस्प्लेसमेंट CuCl बनाएगा और साथ में Na इस तरह से, या फिर आ गया हमारा MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड सोल्यूशन है, ये एल्यूमिनियम मेटल के साथ रिएक्ट करके AlCl बनाएगा और मैग्नीशियम। उसके बाद है FeSO4, ये सिल्वर Ag के साथ रिएक्ट करके क्या ये AgSO4 बनाएगा और Fe अकेला। फिर आ गया AgNO3 ये रिएक्ट करेगा कॉपर के साथ और क्या बनाएगा? कॉपर नाइट्रेट प्लस Ag। इनमें से कौन सा रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही रिएक्शन पॉसिबल है, बाकी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब ये कैसे पता लगाएंगे? तो हमारे पास एक सीरीज होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसको हम बोलते हैं, तो जिसकी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है उसमें वो रिप्लेस कर देता है दूसरे एटम को या आयंस को। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 54, द डार्क जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज। कैंडल फ्लेम का डार्क जोन कौन सा होता है? तो इस तरह से हमारे पास एक कैंडल होती है, तो ये वाला जो इनर वाला जो हमारी फ्लेम होती है वो हो जाती है डार्क यानी कि ब्लैक कलर की, बाहर वाली जो है वो हमारी फ्लेम होती है ब्लू कलर की, जो कि सबसे ज़्यादा जिसके पास सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और बीच वाली की बात करेंगे तो ये होती है ऑरेंज या रेडिश कलर की। तो डार्क इनर जोन आ जाएगा जो सबसे डार्क होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, चलिए आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट कौन सा नहीं है? अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो पीरियड आ जाता है उसमें 2 होते हैं, उसके बाद आगे हमारे पास कितने आ जाते हैं? बोलेंगे सर 8 आ जाते हैं। तीसरे वाले में भी हमारे पास 8 होते हैं, 8 एलिमेंट्स आते हैं। तो ये हमारा S ब्लॉक होता है, ये हमारा P ब्लॉक होता है। अब आ जाता है यहाँ पे D ब्लॉक। तो D ब्लॉक की बात करेंगे, पहले D ब्लॉक में देखो ट्रांजिशन सीरीज ये आ जाएगा, ये D ब्लॉक जो है इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन 10 एलिमेंट्स होते हैं, तो ये आ जाएगी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। उसके बाद आगे आ जाएगी हमारी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, बोलेंगे ठीक है सर, ये आ गई सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। इसके बाद थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आ जाएगी जहां पे हमें लैंथेनाइड्स भी देखने को मिलेंगे, तो थर्ड आ गई। उसके बाद आ जाती है हमारी फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज जहां पे हमें डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, तो बोलेंगे सर यहाँ पे एक्टिनाइड्स आएंगे और साथ में डी ब्लॉक भी आएंगे। पर एक्टिनाइड्स को हम एफ ब्लॉक में लेते हैं, तो डी ब्लॉक की बात करेंगे तो वहां पे भी कितने आएंगे? 10 ही आएंगे।
सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट कौन सा नहीं है? देखो, अगर ऑप्शंस की बात करूं, ये जो हमारा सिल्वर है ये सेकेंड ट्रांजिशन का है। अगर मॉलिब्डेनम की बात करूं, सेकेंड ट्रांजिशन का है। प्लेटिनम की बात करूं, ये थर्ड का है भैया ये। और जिरकोनियम भी सेकेंड का है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, प्लेटिनम। प्लेटिनम जो है वो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का ना होके किसका है भैया, ये फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज का है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यस 56 द टर्म कैटालिस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। कैटालिस्ट टर्म किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की, ध्यान रखना बर्जीलियस इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, बर्जीलियस द्वारा कैटालिस्ट टर्म दी गई थी। आगे देखें 57 आयरन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस इज। ब्लास्ट फर्नेस से जो आयरन ऑब्टेन्ड होता है वो कैसा होता है भैया, क्या बोलते हैं उसको? क्या उसको रॉट आयरन बोलते हैं, कास्ट आयरन बोलते हैं, पिग आयरन बोलते हैं, या फिर स्टील बोलते हैं? तो स्टील तो इसका आंसर होगा ही नहीं, ये तो हमें सबसे पहले पता है। जब भी ब्लास्ट फर्नेस की बात करें तो हमें सबसे इम्प्योर आयरन मिलता है, इम्प्योर। और सबसे ज्यादा इम्प्योर आयरन कौन सा है, तो बोलेंगे सर ये तो पिग आयरन होता है। ठीक है, फिर इम्प्योर आयरन, ये जो पिग आयरन हमें मिल रहा है इसको बाद में क्या किया जाता है, इसको बाद में रिफाइन किया जाता है और फिर रॉट आयरन बनता है। रॉट आयरन जो कि सबसे अच्छा आयरन देखने को मिलता है, प्योर आयरन देखने को मिलता है। ठीक, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये भी मेटलर्जी वाले चैप्टर से आ गया। मेटलर्जी वाले चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं इस सेट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होगा? अब देखो, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब आ गया इलेक्ट्रॉन, और फिलिक का मतलब आ गया लव करने वाला, इलेक्ट्रॉन लवर। इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, बोलेंगे सर नेगेटिव चार्ज होता है। बोलेंगे बिल्कुल ठीक है भाई, नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब इससे प्यार करने वाला कौन होगा, पॉजिटिव चार्ज वाला होगा। पॉजिटिव चार्ज कौन होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। बोलो ठीक है, बोलेंगे ठीक है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको लुईस एसिड भी बोला जाता है। ये भी बात ठीक है। तो इनमें से अब देखो यहाँ पे Cn के पास तो एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ROH की बात करेंगे, ROH के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। इसको ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होंगे तो इसके पास भरपूर इलेक्ट्रॉन्स हैं। NH3 की बात करेंगे तो NH3 के पास भी लोन पेयर होते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं। लेकिन अगर मैं ऑप्शन नंबर सी की बात करूं, एल्यूमिनियम क्लोराइड की, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है और ये लुईस एसिड भी होता है। तो इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो 59 एन एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 13 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है जी, ग्रुप नंबर 13 से बिलोंग करता है। तो ग्रुप नंबर 13 बोरोन से शुरू होता है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम आ जाएगा, Tl। ओके, बोलेंगे ठीक है सर। बोला है इट्स ऑक्साइड शुड हैव फॉर्मूला एज, इनके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो, अगर एल्यूमिनियम की बात करूं, Al2O3 ये ऑक्साइड बनाता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, H2O3 होना चाहिए। बोलेंगे ठीक है बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर डिजीज, इनमें से कौन सा एक मॉलिक्यूलर डिजीज है? मॉलिक्यूलर डिजीज, देखो तो सीधी सी बात है, एलर्जी ऑप्शन आ गया, मीजल्स आ गया, एनीमिया आ गया, कैंसर आ गया। कैंसर जब हमारे पास सेल्स की संख्या बढ़ जाती है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल हो जाता है, तो कैंसर होता है। एनीमिया, जब ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो वो एनीमिया होता है। मीजल्स जो है वो एक डिजीज होता है जो कि एक वायरस के कारण होता है। यहाँ पे एलर्जी जो है वो बिल्कुल सही होता है,
एलर्जी, एलर्जी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अब एलर्जी कैसे होगी? जब हमारे अंदर डस्ट पार्टिकल्स चल जाते हैं या फिर हवा जो है वो इम्प्योर है, ठीक है। तो किस तरह के सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं? स्नीजिंग होती है, बहुत सारी छींकें आती हैं, ठीक है, नाक बंद हो जाता है। तो ये सारे के सारे ये एलर्जी, तो ये एक मॉलिक्यूलर डिजीज होता है। ओके, चलिए, तो आज के इस सेशन में हम यहीं तक करेंगे और उम्मीद करता हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और 100% आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इन्हीं क्लासेस से। जितने भी हमने 16 अभी तक वीडियोस अपलोड कर दिए उन सभी को जरूर देखिएगा, इससे आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलिए, वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।